हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष। मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे कृषि की विकास। ठीक है, भारत में कृषि का विकास और कृषि प्रौद्योगिकी किस तरह से उसका मदद कर रहा है। दूसरी बात आप देखेंगे सरकार की योजनाएं, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी योजनाएं क्या क्या है, कृषि के क्षेत्र में कितनी बड़ी बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है योजनाओं के माध्यम से। आपको पता होगा भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसे में कृषि का डेवलपमेंट करने के लिए सरकार भी लगातार योजनाओं के माध्यम से उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन हमें और आपको ये पड़ताल करना है कि क्या वो योजनाएं सही मायने में सही तरीके से कृषि का उत्थान करने में सक्षम है। अगर नहीं है तो फिर उसके लिए हम देखेंगे कि और क्या कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं इस स्तर तक लेकर आके बात करूंगा। आपसे मैं ये भी जिक्र करूंगा कि भूमि से लेकर बाजार तक, अर्थात जहां किसान का भूमि होता है, जहां किसान बेचने जाता है फाइनली अपना उत्पादन से प्रोडक्शन फाइनल तक, क्या क्या समस्याएं उनके साथ आती है और किन समस्याओं से वो गुजरता हुआ जाता है। तो मैं इन सारी बातों को बताने की कोशिश करता हूं। तो चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक क्या है, कृषि विकास तथा कृषिगत प्रौद्योगिकी विकास। इसका क्या मतलब हुआ कि कृषि का डेवलपमेंट कितना हुआ और कृषि के डेवलपमेंट में तकनीक का भूमिका दोनों मिलकर के कितना डेवलपमेंट हुआ। तो दोनों बातों को समझेंगे किंतु अलग अलग करके। तो पहली बात देखिए, कृषि का विकास। मैं बोल रहा हूँ कि पिछले 50 से 55 सालों के अंदर अंदर, ठीक है, में कृषि का विकास में वृद्धि हुआ है। मतलब 50-55 साल में क्या हुआ, कृषि का विकास में वृद्धि हुआ है। आप मुझसे पूछोगे कि रीजन देखिए, पहली बात जो बीज यूज हम करते थे वो देखेंगे पारंपरिक रूप से बीज यूज होता आ रहा था। मतलब एक बार एक फसल हुआ, उसका बीज हम ले लिए, फिर दूसरे बार के फसल में हम सीधा सीधा उसी को लगा दिए। ऐसे में जो प्रोडक्शन रेट होता था वो जाहिर सी बात है कम होगा। अगर आप हमेशा नए नए बीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्रोडक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे पहली बात बोला गया कि बीजों की उत्तम गुणवत्ता, हाई इल्ड वेराइटी, ठीक है, ये बीज की गुणवत्ता के लिए बोला जाता है। तो हाई इल्ड वेराइटी का इस्तेमाल किया गया। आप देखते होंगे इस तरह से जीएम क्रॉप्स, मतलब होता है इसका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो यहाँ पे एक जीएम क्रॉप्स, मतलब बोल रहा हूँ मैं जीएम सरसों। अब देख रहे होंगे जीएम सरसों से क्या हुआ, लगातार उत्पादन बढ़ रहा है। एक और चीज आप देखेंगे जेनेटिकली, एक और चीज आप देखेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का क्या मतलब होता है। जैसे आप देखते होंगे अभी लगातार सब्जियों का आकार और आकृति में परिवर्तन हो क्या रहा है, उसमें दूसरी सब्जियों का जो लंबे होते हैं उसके गुण डाल दिए जाते हैं, या अगर बड़ा बनाना है तो उसका गुण डाल दिया जाता है। गुण का मतलब डीएनए से है, जीन से है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब, जैसे आप सिंपल हाइब्रिड सुने होंगे। हाइब्रिड बोलने का क्या मतलब हुआ, अगर आपके पास अलग अलग सब्जियों की आकृति छोटी होती थी, जैसे ब्रिंजल, बैगन की बात करूं, अभी वर्तमान में देखेंगे वो बड़े आते हैं, क्योंकि उसके जीन में कुछ और सब्जियों का जीन को मिला दिया गया है। इसी वजह से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लगातार देखने को मिल रहे हैं मार्केट में। और इस वजह से मैं कह सकता हूं कि इसके बीज में थोड़ा चेंजेस हुआ है, कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया है। आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे पौधों में भी फल लग जाते हैं, क्यों, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं इसी वजह से। दूसरी बात देखेंगे, सिंचाई का भी प्रसार हुआ है। सिंचाई का प्रसार होने का क्या मतलब हुआ, आप देखेंगे नहरों को बनाया जा रहा है, लगातार तालाबों का निर्माण किया जा रहा है, नदियों को जोड़ा जा रहा है। जैसे वर्तमान में एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, पोलावरम। देखेंगे गोदावरी नदी और कृष्णा नदी को, इन दोनों को जोड़ दिया गया। तो आप गोदावरी और कृष्णा की अगर आप लोकेशन अगर मेरे से पूछेंगे, इन दोनों के देखिए, तो एक मान के चलिए यहाँ से गोदावरी और ये कृष्णा है, तो इन दोनों को इस तरह से जोड़ दिया गया। ऐसे में क्या हो रहा था, इन क्षेत्रों में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कम हो रहे थे, लेकिन जब इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ उन क्षेत्रों में भी हो जाएगा। और अगर उन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था है तो प्रोडक्शन होगा, और ऐसे में जो हमारे देश का उत्पादन क्षमता है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट चीज़ देखिए, सरकारी योजनाओं के हेल्प से, अभी देखे होंगे सिंचाई के लिए भी अलग अलग चीज़ों के लिए योजनाएँ आ रही है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं वो भी हेल्प कर रहा है। हालांकि मैं आपको इन सारी चीज़ों का आज जवाब दूंगा, सारी सरकारी योजनाएं बताऊंगा।
अब एक और बात देखिए, उर्वरक कीटनाशकों का भी उपयोग लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसकी भी गुणवत्ता में सुधार हुई। जैसे मैं बोलूँ कि पहले यूरिया सिंपल डाल देते थे, लेकिन अब देखेंगे नीम कोटेड यूरिया यूज कर रहे हैं, तो वो बढ़िया है। पहले जो छिड़काव करते थे कीटनाशक का, उसमें अब लगातार परिवर्तन हो रहा है। टेक्नोलॉजी की भूमिका से या टेक्नोलॉजी की मदद से अगर आप देखेंगे तो उसकी गुणवत्ता में भी सुधार किया गया है, जो हमारे क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट चीज देखिए, आधुनिक प्रौद्योगिकी का भी उपयोग बढ़ रहा है। आधुनिक प्रौद्योगिकी का मतलब होता है, जैसे घरों में पहले देखे होंगे गाँव में कि बैल से हल चलाया जाता था, फिर देखे होंगे ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाने लग गया, फिर देखे होंगे अलग अलग चीज़ें जो छोटी ट्रैक्टर होती है। इस तरह से क्या हो रहा है, लगातार टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। अब छोटे ट्रैक्टर बड़े ट्रैक्टर में सिर्फ इतनी बेसिक अंतर है कि छोटे ट्रैक्टर हर जगह जा सकता है, बड़ी ट्रैक्टर नहीं जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है टेक्नोलॉजी की भी भूमिका बढ़ी है। एक तो खेत की जुताई की बात किया, दूसरी बात देखेंगे सिंचाई के लिए, वहाँ भी अलग अलग आप देखेंगे कुसुम योजना प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया था। तो कुसुम योजना में क्या हो रहा है कि सोलर लाइट के द्वारा, सोलर पंप के तहत सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये भी बढ़िया है, इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के अनुकूल है। इसी तरह से अलग अलग चीज़ों में देखेंगे, छिड़काव के लिए रासायनिक जो केमिकल हम कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, वो भी आप देखेंगे पहले लोग किसी तरह से कंधे में टांग कर जाते थे, अभी ड्रोन से भी हम स्प्रिंकल करवा सकते हैं, छिड़काव करवा सकते हैं। तो ये सारी योजनाएं आपको एहसास कराती होगी कि टेक्नोलॉजी की भूमिका भी बढ़ी है। अगली बात देखेंगे, रासायनिक उर्वरक के प्रति हेक्टेयर मतलब जो डालने की क्षमता है वो बढ़ रही है। ठीक है, जैसे पंजाब के क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में लगभग 4 गुना ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और एक बात बताऊं, उर्वरक और कीटनाशक अत्यधिक डालने से समस्या होती है। मेरे दोस्त, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र की बात करूं तो मृदा की जो सैलिनिटी होती है, अर्थात लवणता होती है, वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दूरदृष्टि अगर कहूँ आगे आने वाले समय में, या हालांकि इन सालों में भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे उत्पादन की क्षमता क्या हो रहा है, लगातार घटता चला जा रहा है। इसका मतलब कभी भी अत्यधिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे और आपके शरीर पर पड़ता है। समझ पा रहे हैं? इसी वजह से वर्तमान समय में आप देखते होंगे कि जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जैविक कृषि इको फ्रेंडली भी है, कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता, और उसका इम्पैक्ट अगर देखेंगे, उसके अनाज महंगे भी बिकते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पर बहुत शानदार है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में देखेंगे ठीक वैसे ही जैसे गाय को इंजेक्शन देके दूध निकाला जा रहा है, तो वो समस्या है। आप एग्रीकल्चर के सेक्टर में अगर बहुत ज़्यादा अति करेंगे तो भी वो दिक्कत है, क्योंकि आप भारत के साइड में अगर देखते होंगे कई क्षेत्र ऐसे जहाँ पे गहन कृषि की जा रही है, डेंस एग्रीकल्चर हो रही है। तो डेंस एग्रीकल्चर के कारण क्या हो रहा है, लगातार उस मृदा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी उत्पादन क्षमता जनरली रिड्यूस होती नजर आएगी। ठीक है, अगली बात देखिए, इनके प्रोडक्शन, इन सारी बातों जो भी मैं बोला हूं, इन सब से क्या होगा, प्रोडक्शन जरूर बढ़ेगा। चाहे फिर वो आप सिंचाई बढ़ा ले, चाहे फिर आप उर्वरक बढ़ा लीजिए, या इधर आप बीज का गुणवत्ता सुधार लें, तो उत्पादन तो बढ़ जाएगा, ये तो गारंटी दिया। और उत्पादन बढ़ जाएगा, कुछ इसका एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे देखेंगे चावल का, गेहूँ का, गन्ना का, तिलहन का, कपास का, मूंगफली का। और चावल में, गन्ना में, मूंगफली में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है। ये भी हमारे लिए एक अचीवमेंट है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि बहुत चीज़ों में अभी सुधार हो रहा है, जैसे मिल्क का प्रोडक्शन देखेंगे, फिशरीज के सेक्टर में देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भारत का बोलबाला बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, देखिए अगली बात, भारत सरकार की कुछ योजनाएं जो आपके किताबों में नहीं होगा, लेकिन आपको जानना चाहिए, आपके लिए ज़रूरी है। देखिए मृदा के लिए क्या चलाया जा रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ठीक है, दूसरी बात, इससे क्या होगा, मृदा अगर हेल्थ कार्ड है आपके पास, तो आप मृदा की जांच कर पाएंगे और उस मृदा में कौन सी फसल लगेगी इसकी पहचान कर पाएंगे इसी वजह से। अगली बात है सिंचाई के लिए योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक चल रही है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप एक योजना चल रही है, कुसुम योजना चल रही है। तो आप देखेंगे इन सारे योजनाओं को कि एग्रीकल्चर में सिंचाई के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगली बात, उर्वरक के सेक्टर में देखेंगे तो नीम कोटेड यूरिया क्यों चलाया गया, नीम कोटेड यूरिया। पहले यूरिया चल रहा था, लेकिन आप देखेंगे दूध में यूरिया को मिला के, उसका कलर बना के, पानी वगैरह मिला के बेचना शुरू कर दिए लोग। तो इसका ड्रॉबैक आने की वजह से अब नीम कोटेड यूरिया है। जैसे ही आप डालोगे वो कैसा हो जाएगा, दूध में अगर डालोगे तो हरा हो जाएगा। और नीम कोटेड यूरिया आपको पता होगा, नीम बहुत अच्छी होती है, तो नीम के ऐड करने से जो फसल की गुणवत्ता होगी वो और अच्छा होगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे, उर्वरक के क्षेत्र में सब्सिडी दी जाती है भारत सरकार के द्वारा। सब्सिडी देखेंगे 3 क्षेत्र में दिया जाता है, आपको याद रखना चाहिए। पहला फूड के क्षेत्र में, दूसरा फ्यूल के क्षेत्र में, तीसरा फर्टिलाइजर के क्षेत्र में, जो कि आपके सामने उर्वरक लिखा हूँ। ठीक है, बाजार में देखेंगे ई मंडी। तो ई मंडी एक मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा मंडी, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आप ट्रेडिंग करेंगे, इसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा।
हो क्या रहा है, इन सारी योजनाओं के बावजूद बेनिफिट किसानों को उतना नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। कुछ और योजना देखिएगा तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, केसीसी बोले तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, ये पिछले साल जब लोकसभा का चुनाव था तब की बात है, इसमें आपको पता होगा 2-2 हज़ार रुपये दे रहे थे। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, एग्री उड़ान योजना, ये बजट में हाल फिलहाल इंट्रोड्यूस किया गया है। परंपरागत कृषि विकास योजना, इसमें जैविक कृषि को देखेंगे बढ़ावा दिया जाएगा, और इसमें उर्वरक नहीं देके बल्कि जो घरेलू स्तर की उर्वरक होते हैं जैसे राख वगैरह उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह से ये एक टॉपिक था, एक अलग मैं इन दोनों को बनाने की कोशिश किया। अगली बात जो आपको मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में वो क्या होगा, भारत में कृषिगत समस्याएं क्या क्या है और क्या भारत सरकार की योजनाएं उन क्षेत्रों में सटीक बैठती है, और अगर सटीक है भारत सरकार की योजनाएं आ रही है या राज्य सरकार की योजनाएं आ रही है, किस हद तक कृषिगत समस्याओं को निपटाने में मददगार साबित हुई है, और अगर नहीं हुई है तो वो कौन सा ऐसा क्षेत्र बच रहा है जहां पे अभी भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। तभी जाकर अशोक दलवाई समिति की दी गई सिफारिश अर्थात किसानों की आय 2022 तक डबल करने की जो एजेंडा है वो पूरी हो पाएगी। चाहे फिर वो नीति आयोग का सुझाव हो, चाहे वो अलग अलग समितियों का सुझाव हो, अगर सफल करना है तो कृषि में लिटरली ग्राउंड स्तर पे हो रही समस्याओं को देखना होगा और उसके लिए अलग अलग योजनाओं का पड़ताल करना होगा, और हम और आप मिलकर जो कुछ भी सोच सकते हैं वो अपना अपना उसमें प्रभाव भी देंगे, कि मतलब अपना अपना सुझाव भी देंगे कि क्या बेहतर और किया जा सकता है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कृषि में क्या समस्याएं तो है ही। सबसे पहले देखे होंगे आप, जमीन कह लीजिए या भूमि कह लीजिए, इस जमीन पे आप क्या लगाओगे मेरे दोस्त, बीज लगाओगे। क्या उम्मीद करोगे बीज लगाने के बाद क्या देना पड़ेगा आपको सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होगी वो होगी सिंचाई की, क्योंकि श्रम भारत में ऐसे ही बहुत ज़्यादा है, तो सिंचाई की आवश्यकता होगी। सिंचाई के बाद आप जो डालना चाहोगे, उर्वरक डालना चाहोगे और कीटनाशक डालना चाहोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या हो जाएगा आपका ये पूरा, मान लीजिए आपके पास ये छोटा सा खेत का टुकड़ा था, आपने क्या किया, इसमें कोई बीज लगा दिया, इस बीज को अंकुरित होने के लिए जो पानी की मात्रा था, सिंचाई का उपलब्धता दिला दिया, ठीक है। सब चीज़ को मैं जोड़ के बताता हूँ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारी, जैसे अभी टिड्डे देख रहे होंगे उस टाइप के बहुत सारे उड़ते रहते हैं, तो टिड्डे अगर आने लगे तो आप कुछ मात्रा में कीटनाशक का छिड़काव करेंगे क्योंकि टिड्डे को भगाना है। लेकिन टिड्डे को भगाने के अलावा पेड़ पौधों को अपनी पोषण की आवश्यकता होती है, ऐसे में आप उर्वरक को भी ऐड करते हो। मेरे दोस्त, इस खेत में आपने इतना कुछ निवेश कर दिया, आपके पास जो इस खेत से मिलने वाला है वो होगा आपका प्रोडक्शन, दैट इज उत्पादन। अब उत्पादन जब हो गया तो आप अपने लेके जाना चाहोगे इसको अपने घर, लेकिन मेरे दोस्त भारत के किसानों के सामने कोल्ड स्टोरेज नहीं होती और सड़ती है ये फसलें। अब बताना कितनी मेहनत करने के बाद क्या दर्द नहीं होता है किसान को, होता होगा। मैं एक किसान का बच्चा हूँ, समझता हूँ इस बात को। तो यहाँ पे क्या है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ये बहुत दुखद घटना है। दूसरी बात आप देखोगे कि प्रोडक्शन के साथ साथ अगली जो समस्याएं आती है निकल करके, उसका बोलते हैं मार्केट। मार्केट अगर जाता है तो यहाँ पे उचित मूल्य नहीं मिलता, ये दूसरा दर्द है। इतनी मेहनत करने के बाद अगर उचित मूल्य नहीं मिलता, कई बार आप सरकार का सुनते होंगे एमएसपी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर ये जिस बात पे कहे वो भी ना मिले ना तो और भी तकलीफ होता है, और ऐसा है समस्या। अगर ग्राउंड लेवल पे जाएंगे ना भाई, है एक तरफा हो के मैं सरकार का पक्ष रखूं, ये कैसे कर सकता हूं? जो मैंने देखा है समाज में वो मैं कह रहा हूं। तो एमएसपी भी सही तरीके से कई बार नहीं मिलती, तो इसका भी साथ साथ आप देखेंगे ये इतना प्रपंच करने के लिए ये भाई लोग कई बार ऋण भी लेते हैं। तो अगर कई बार होता है कि इनका फसल बर्बाद होने की वजह से आप देखेंगे कि जब ऋणग्रस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो ये किसान भाई लोग कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। जैसे आप समझते ही हो, आत्महत्या। क्या चाहोगे कि किसान आपके देश में आत्महत्या करे? आप अगर 2 रोटी खा रहे हो ना भाई आज शहर में बैठ के, तो आप यकीन मानिए बहुत बड़ा योगदान किसी और का होता है। खरीद के ले आने से आप उस चीज़ को नहीं महसूस कीजिएगा जो आपको वो चीज़ बना के पैदा करके ज़मीन में देता है। आप उनका हमेशा सम्मान करें, मैं आपसे इतनी उम्मीद करूँगा।
साथ साथ जितनी भी कठिनाई है किसानों की, लिटरली दिल से, तहे दिल से महसूस करें उनको, तब आप प्राइमरी सेक्टर की परिस्थितियों को समझेंगे। और अगली जो लेक्चर लेने वाला हूँ, किसानों की समस्याएं या कृषि की समस्याएं क्या क्या है वो बताऊंगा। वहीं बताते हुए मैं आपको बताऊंगा कि किसानों को कृषि के अलावा अन्य चीज़ों पे जो बल देना चाहिए वो देखेंगे आप। बागवानी हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, मधुमक्खी पालन हो सकता है, मछली पालन हो सकता है, मुर्गी पालन हो सकता है। इन सेक्टर को अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो कई बार जो बाढ़ और आपदा की वजह से फसल बर्बाद हो जाता है, उसका एक सपोर्टिंग में वो खड़ा रहेगा, वो दूसरी वाली चीज़। और साथ साथ देखेंगे छोटे स्तर पे, जैसे अभी श्रमिकों का बहुत ज़्यादा पलायन हुआ, तो मैं सरकार से चाहता हूँ कि वो सारे चीज़ें करे, जैसे लगातार मनरेगा के माध्यम से रोज़गार मुहैया कराना जाना चाहिए। और इसके लिए लगातार अभी सरकार शायद कोशिश भी कर रही है। देखिए 2-4-10 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि 20 तारीख मतलब कल परसों की बात है, आपको देखने को मिलेगा कोई योजना अभी बिहार के खगड़िया जिले से स्टार्ट करने की प्रोग्राम चल रही है। तो मैं आपको डिटेल से करंट अफेयर्स में बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट मैं खुद ही पढ़ाया हूँ, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद आप देखेंगे साइंस सेक्शन में फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी पढ़ाया हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीका से अगर वाकिफ़ होना चाहेंगे तो मैं आपको ये एक बात बता दूँ कि सबसे पहले कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं NCERT, तो NCERT पढ़ने के साथ उसकी जो खूबसूरती तब आ जाती है जब मैं उसमें करंट अफेयर्स जोड़ देता हूँ, जो सरकार की योजनाएं वो जोड़ देता हूँ, पॉलिसी जोड़ देता हूँ, जो होना चाहिए वो भी जोड़ देता हूँ, जो अपना भी है वो भी जोड़ देता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, और इससे अच्छा कहीं है ही नहीं। तो ज़रूर ज्ञान गंगा पे बने रहें, ये बेस्ट है और आपको श्योर है कि सुकून मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बने भी रहेंगे, दोस्तों को वीडियो शेयर भी करते रहेंगे। धन्यवाद।